एक सुबह हकीम इशरत के साथ एक बूढ़ा मरीज कमरे में दाखिल हुआ। हकीम कामिल ने आगे बढ़कर उसको संभाला और एक कुर्सी पर बिठा दिया। हकीम इशरत ने कहा, बड़े साहब का मैंने मुआयना करना चाहा था, मगर इन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बड़े हकीम से मुआयना कराऊंगा, तो मैं आपके पास ले आया हूँ। ये सुनकर हकीम वकार बोले, आपने अच्छा किया, आप जाएं, मैं देखता हूँ। हकीम इशरत चले गए। हकीम वकार ने कुर्सी मरीज की तरफ की और कहा, हाँ बुजुर्ग, आपको क्या तकलीफ है? बहुत कमज़ोर नजर आने वाला बूढ़ा सीधा होकर बैठ गया और बोला, तुम दोनों में हकीम वकार कौन है? हकीम वकार ने कहा, आपके सामने मौजूद हूँ, मेरा नाम वकार है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, दूसरे साहिब को बाहर भेज दो। वो बोला। हकीम कामिल ने खामोशी से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया, मगर बाहर आते ही रूपोशी की हालत में दूसरे रास्ते से अंदर चला गया और फिर एक कोने में खड़ा हो गया। बूढ़े ने हकीम वकार से कहा, अब तू कोई और ठिकाना तलाश कर ले, ये हवेली तुझे छोड़ना होगी। मैं बेवजह झगड़ा नहीं करता, जो मेरी बात मान लेता है उसको इनाम भी देता हूँ। तुम्हारी बात मेरे सर पर से गुजर गई है, साफ साफ बात करो बड़े मियाँ। हकीम वकार बोले, मेरा नाम गोगी है, मैं 10 साल से सुंदरबन के जंगलात में तपस्या कर रहा था। मेरा शरीर ऐसा हो गया है कि इस पर कोई बीमारी असर नहीं करती। मेरे साथ मेरे साथी हैं, वो इतने खतरनाक हैं कि मेरे इशारे पर दिल्ली शहर को तबाह कर डाले, मगर मैं बेवजह झगड़ा नहीं करता। वो बोला, गोगी जी अब भी मैं कुछ नहीं समझा। हकीम वकार बोले, तेरा स्थान हमारा है, हमने सैकड़ों आत्माओं को यहाँ कैद कर दिया था, इसलिए कि जब ज़रूरत होगी आ जाएंगे, और हम लग गए अपने काम में, और तूने नामालूम किस तरह उनको आज़ाद कर दिया और मालिक बनकर बैठ गया। ये हवेली और ज़मीन हमारे पुरखों की यादगार है। बहादुर शाह जफ़र के दरबार में मेरे बुजुर्ग वजीर थे, उन्होंने इसको बड़े प्यार से बनवाया था। तू नहीं जानता इस हवेली में क्या क्या खूबी है। गोगी बोला, आप बताएं क्या खूबी है? हकीम वकार ने पूछा, इस हवेली के कई दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा लाल किला में खुलता है, एक दरवाज़ा आगरा के किले में खुलता है। वो रास्ते इतने बड़े और साफ हैं कि घोड़े पर सफ़र हो सकता है। बहादुर शाह जफ़र ने खुद हुक्म देकर ऐसा बनवाया था, मगर हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि बहादुर शाह उन रास्तों को इस्तेमाल ही ना कर सका और गिरफ्तार हो गया। उसके साथ मेरे बड़े भी मारे गए, हवेली के सारे लोग मारे गए, मगर उनकी आत्माओं को मेरे एक गुरु ने हवेली से जाने से रोक दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो वो मेरे पास आ गए और मेरी शिक्षा की। तुम सुनकर हैरान होगे कि मेरे गुरु 100 साल पहले कत्ल हुए थे और उन्होंने मेरी शिक्षा की और अपना सब कुछ सौंप कर चले गए। उनके जरिए इस हवेली में कैद आत्माएं मेरे हिस्से में आईं। गोगी जरा रुका तो हकीम वकार बोले, उन साहिब को उन आत्माओं को कैद करने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी, पहली जरूरत तो ये थी कि इस हवेली को काबू करना था। दूसरी बात ये थी कि उन आत्माओं से कुछ मालूमात लेनी थी, उस जमाने के हालात और अपने दुश्मनों के बारे में पता करना था। गोगी बोला, जो दुश्मन था वो तो अंग्रेज था और वो तो हर रोज बदलता रहता था, उसका पता करके क्या मिलता? हकीम साहब बोले, बात तेरी दुरुस्त है, मगर उन आत्माओं को रखना तो था, यादगारी के तौर पर ही सही। वो बोले, अब तो ये हवेली मेरी है, मैंने इसको कानूनी तरीके से हासिल किया है। हकीम साहब बोले, मैं किसी कानून का पाबंद नहीं हूँ, तुझको बताने आया हूँ, मेरा ठिकाना दिल्ली में कहीं नहीं है, तुझको ये हवेली खाली करनी है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मेरा काम सुंदरबन में ख़त्म हो चुका है। वो बोला, गोगी जी क्या आप मुझसे ज़बरदस्ती ये हवेली हासिल करोगे? हकीम साहब बोले, मेरी चीज़ है तो लूँगा। वो बोला, मगर मैंने तो खरीदी है एक भारी रकम गोवर्धन को अदा करके, मेरी रकम का क्या होगा? हकीम साहब बोले, तुम जानो और गोवर्धन जाने, मेरा उससे क्या वास्ता, तुम ये बताओ कि मैं अब कब आऊँ? वो बोला, अभी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हकीम साहब बोले, मेरी बात गौर से सुन ले, तेरी ये हकीम की दुकान एक दिन में बंद कर दूंगा, किसी धोखे में मत रहना। तूने मेरे पुरखों की आत्माओं को अगर भगा दिया तो ये मत समझना कि तूने बड़ा काम कर दिया है, चला है दूसरों के माल पर इतराने। मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मगर सुन ले, ये शरीर जो तू देख रहा है ये भी मेरा नहीं है, मैं किसी शरीर का मोहताज नहीं हूँ। ज़रूरत के मुताबिक शरीर का लिबास पहन लेता हूँ, चंद रोज़ देता हूँ, ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। और गोगी दरवाजे से बर्क रफ्तारी से चला गया तो रोलू का नमूदार हो गया। हकीम वकार बोले, सुन ली पूरी कहानी? इस हवेली की ना जाने कितनी कहानियां सामने आने वाली हैं। रोलुका बोला, अब इस नई मुसीबत का क्या करें? आदमी तो खतरनाक नजर आता है। हकीम वकार बोले, हमारा काम ही खतरनाक लोगों के साथ है, यही करते आए हैं, आप फिक्र न करें। रोलुका बोला, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं ज़रा भी फिक्रमंद नहीं हूँ। हकीम वकार बोले, वो कहता है मेरा ठिकाना दिल्ली में नहीं है, मगर मुझे उसकी ये बात दुरुस्त नहीं लगती। रोलुका बोला, क्यों? इसकी वजह तुम्हारे नज़दीक क्या है? अगर वो दिल्ली में नहीं रहता तो फिर दिल्ली के हालात, खास तौर पर आपके हालात के लिए उसने अपना कोई जासूस ज़रूर छोड़ा होगा।
सुंदरबन में 10 साल गुजारने वाला और तपस्या करने वाला अचानक दिल्ली क्यों आ रहा है? उसके आने की वजह सिर्फ हवेली की आत्माएं नहीं हैं, उसके साथ कुछ और भी है। रोलुका बोला, तुमने जो अंदाजे लगाए हैं, तुम्हारे पास इसकी जरूर कोई ठोस वजूहात भी होंगी। तुम ये बताओ, वक्त कम है, तुम क्या करने वाले हो? मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, मेरा जासूस उसके साथ लगा हुआ है, शाम तक पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आया था। रोलुका बोला, वाह हकीम कामिल, तुम्हारा हर काम मुकम्मल होता है। हकीम वकार बोले, हकीम साहब, पुरस्कार दुनिया के कायदे कानून आपके कायदे कानून से अलग होते हैं। हर बीमारी के लिए एक ही दवा नहीं दी जाती, बीमारी की नौयत देखी जाती है। इसी तरह शहर का इलाज भी शहर ही है, जो वक्त पर ठीक फैसला करता है वही कामयाब होता है। यहाँ पर जरा सी मोहलत भी नहीं दी जाती, इसलिए कि जरा सी मोहलत भी मौत बन जाती है। ये ऐसा इल्म है कि इसके अंदर जाने वाला चलता जाए, सफ़र ख़त्म नहीं होता। हर इलाके का अलग अलग शहर है, उसकी ताकत भी निराली और अलग है। उसको समझना, वहाँ के हालात के मुताबिक अपना दिफा करना पहले ज़रूरी है। जो लोग अपना दिफा मजबूत करने की बजाय हमला करने की सोचते हैं, अक्सर मार खा जाते हैं। पहले खुद अपना घर मजबूत करना चाहिए और फिर आगे कदम रखना चाहिए। यह लड़ाई का बड़ा बुनियादी असूल है। आपके हमारे सामने जो है वो जंगल से आया है, जाहिर है उसकी ताकत में बुनियादी अंसर जंगल का होगा। उसके मौक्कल या वीर जो होंगे वो भी जंगली मिजाज के होंगे, और हो सकता है कि उसने इससे आगे जानवरों पर भी कुछ असरार डाले हों। जंगल के अंदर अकेले रहना, जहाँ पर ताकत का कानून चलता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मुदाखलत होने पर सारी मेहनत रायगां चली जाती है। तुम दुरुस्त सोच रही हो, हकीम वकार बोले। शाम को रोलुका ने बताया, गोगी ने दुरुस्त बताया था। वो सीधा बंगाल गया था और वहां से सुंदरबन के अंदर चला गया था। इतना लंबा सफर करके वो आया था। हकीम वकार बोले, मैंने आपको बताया ना कि पुरस्कार दुनिया के सफर करने के जराए अलग होते हैं, उनके फासले अहमियत नहीं रखते। गोगी रोज आ सकता है। रोलुका बोला। 1 माह के बाद गोगी फिर मौजूद था। आते ही बोला, तूने क्या सोचा हकीम, कब खाली कर रहा है? अभी तो मेरा इरादा नहीं है, हकीम वकार ने एतमाद से कहा। अपनी बनी बनाई इज्जत का ख्याल कर हकीम, 1 दिन में मलिया मेट कर दूंगा, गौर से सुन ले। वो बोला, गोगी तूने मेरे मुतल्लिक गलत अंदाजे लगाए हैं। मैं जानता हूँ तू बंगाल से आता है, मगर सुन ले, मैं जो नजर आता हूँ वो नहीं, तेरी आंखें और तेरी विद्या तुझे धोखा दे रही हैं। फिर से गौर कर और देख, तूने मुझे लड्डू समझ लिया है जो उठाकर मुंह में रख लेगा। सुन ले, यह हवेली मेरी है, तू ले सकता है तो ले लेना। हकीम वकार बोले, ओहो बड़ी तेजी आ गई है, किसने चाबी भर दी है, जरा ये तो बता। गोगी बोला, मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ। हकीम वकार बोले, दीन धर्म की बातें तो करना नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ये सब ढिकोसले होते हैं। मेरा वचन है कि ये हवेली क्या है, इससे बढ़िया हवेली मैं तुझे दूंगा, इसके साथ जो कहेगा वो भी दूंगा। ये हवेली मेरी आन का मसला है, इसके बदले जो मांगेगा मैं दूंगा। मैं गुरु की कसम खाकर कहता हूँ और वचन देता हूँ कि जो तलब करेगा मैं दूंगा। ये हवेली मुझे चाहिए, हर तरह चाहिए। तुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, चल ये भी बता दे कि क्यों ज़रूरी है। मैं हरगिज़ ना बताता, मगर तुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरी विद्या बताती है कि तेरे पास सिर्फ हिकमत है और कुछ नहीं। हिकमत से मुझे डर नहीं है, तू अगर कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तुझे नहीं पता कौन कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। आने वाले को हिंदू कह, सिख कह, मुसलमान कह, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, असल तो कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो किसी को बताते नहीं। तो सुन, उस सुरंग के रास्ते में एक महापुरुष की लाश पड़ी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। उसने कह दिया है कि इस नस्ल में मुझे पैदा होना है और मुझे उसकी लाश हासिल करनी है। वो महापुरुष फिर से इस दुनिया में आएगा और उसके वापस लाने का कारण मैं हूँगा। वो आने के बाद दुनिया पर राज करेगा और अपने दुश्मनों से बदला लेगा। अब तू समझ गया होगा मेरा इस हवेली को हासिल करना क्यों ज़रूरी है। उस महापुरुष की लाश के करीब जाना और हासिल करना आसान नहीं है, मुझे तैयारी करनी है और वो तैयारी यहाँ करनी है। सुंदरबन की तैयारी में करके आया हूँ। मेरे पास जो कुछ है उसके बारे में तूने कभी नहीं सुना होगा और ना देखा होगा। मेरी एक आवाज़ पर दरिंदे इस शहर पर टूट पड़ेंगे और इसके अलावा भी ना जाने कैसी कैसी आफतें तेरे ऊपर आ सकती हैं, मगर तेरा मेरा झगड़ा नहीं है। मैं तुझे इसे अच्छी हवेली दे सकता हूँ, मेरी आन और मेरी शान बनने वाली है। ये हवेली मैं किसी भी हालत में हो इसको हासिल तो करूँगा। और ये कहने के बाद वो चला गया। रोलुका नमूदार हुआ, वाह हकीम साहब, आपने उसकी बंद गठरी को खूब खोला। हिंदुस्तान में शायद ये अकेला है जो जानवरों पर कब्जा कर सकता है, और जिस लाश का जिक्र कर रहा है वो ज़रूर होगी, क्योंकि पुरस्कार दुनिया में ऐसा होता है। यार ये गोरख धंधा मेरे तो पल्ले पड़ता नहीं। हकीम वकार बोले, मगर आपने अच्छा काम किया है,
अगर आपकी जगह मैं होता तो वो हरगिज नहीं खुलता। उसने आपका नापतोल किया और जब देखा कि आपके अंदर कुछ नहीं है तो वो बेफिक्र होकर खुल गया। ये भी अंदाजा हुआ कि वो नापतोल का कितना पक्का है। उसकी विद्या ने उसको ठीक बताया था। आदमी तेज लगता है और बेवजह झगड़ा करने का भी शौकीन नहीं है, मगर जिद्दी भी है। ऐसा आदमी खतरनाक होता है। उसने कहा था कि लाश जिंदा होगी और दुनिया पर राज करेगी और दुश्मनों से इंतकाम लेगी, मगर दुश्मनों में कौन लोग होंगे ये नहीं बताया। उस बेवकूफ़ को पता नहीं कि 100-150 साल गुजर जाने के बाद उसका कौन सा दुश्मन जिंदा होगा। अगर उसका इशारा उनकी नस्ल की तरफ है तो ज्यादा खतरनाक बात है। रोलका बोला, तुमने बहुत दूर तक की सोच ली है। हकीम वकार बोले, हकीम साहब, इस केस में आप पेशे मंजर में और मैं पसे मंजर में रहूंगा। रोलका बोला, तुम जहां रखोगे रहेंगे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। हकीम वकार बोले, इसकी एक वजह यह भी है कि उसकी तवज्जो आप पर होगी, आपको देखेगा, परखेगा। आपका डिफेंस उसको इस चक्कर में डालेगा और वो इसकी ताकत को तलाश करेगा जो आपका डिफेंस करती है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होगा क्योंकि मैंने समझ लिया है कि उसकी नज़रें इंसान के अंदर तो देख लेती हैं, मगर जो सामने नज़र ना आए उसको वो नहीं देख पाती। लेकिन उसने शक्ति कुछ ज़्यादा हासिल कर ली है, मेरे अंदाजे से ज़्यादा, मगर फिर भी बहुत कुछ हासिल नहीं किया। शायद उसके पास वक्त ना हो, लाश के जिंदा करने का वक्त करीब हो और वो कुछ काम अधूरे छोड़कर वक्त से पहले इंसानों में आ गया हो, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत कुछ लेकर आया है। जानवरों पर हुकूमत करने का इल्म बहुत बड़ा इल्म है। रोलका बोला, अब वो फिर आएगा। हकीम वकार बोले, मैंने नए तर्ज के पहरे रखे हैं जिनको उसकी विद्या तलाश करना चाहे तो भी तलाश नहीं कर सकती। रोलका बोला, मसलन जरा बताओ तो। हकीम साहब बोले, आपने छत की कड़ी में ये पीली बर का छत्ता कभी देखा था? रोलका ने छत्ता देखकर कहा, नहीं, ये नई चीज है। हकीम साहब बोले, इस छत्ते में कई 100 बर हैं, हर बर एक ताकत है। उसका जहर इतना खतरनाक है कि बड़े से बड़ा जानवर हलाक हो सकता है और किसी तरह देखा जाए तो ये बर ही नजर आएगा, कोई खसूसी चीज नजर नहीं आएगा। मगर ये खसूसी चीजों यानी बर वगैरह को भी काट ले तो उसको भी बेकार कर देगी। ये है इसकी खसूसी बात, मगर बड़े से बड़ा जादू का माहिर इसको मामूली बर ही कहेगा। रोलका ने तफसील बताई। वाह, बहुत खूब। हकीम वकार ने कहा, इसी तरह के और भी इंतजामात किए हैं। हेडक्वार्टर मजबूत हो तो लड़ने में मजा आता है। मैंने जिसको कभी नहीं बुलाया था वो भी काला हारी छोड़कर मेरे पास आने को तैयार हैं, क्योंकि ये हवेली अगर गोगी की आन का मसला है तो हमारे लिए भी अब आन का मसला बन गई है। रोलका बोला, तुम्हारे ख्याल में मामला संगीन है? हकीम साहब बोले, अगर लाश का मामला ना होता तो शायद मैं संगीन ख्याल ना करता, मगर जादू की दुनिया बड़ी पुरस्कार है, क्योंकि इसका सरबराह शैतान खुद है। वो इंसान को ऐसे चक्कर देकर और ताकत देकर काबू करके रखता है कि आदमी खुद को ज़मीन का मालिक ख्याल करने लगता है। वो लाश ज़रूर होगी और उसके बारे में शैतान ने गोगी के कान में ये बात डाली होगी। वो लाश तेरे किसी बुजुर्ग की है, वो लाश जिंदा ज़रूर होगी, तुझे उसको हासिल करना है और फिर तेरा राज होगा। गोगी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में है। वो एड़ी चोटी का जोर इस हवेली को हासिल करने में लगाएगा और फिर अपनी मंडली बनाकर एक नई ताकत लेकर सुरंग में उतरेगा। ये हवेली उसका पहला कदम है और मैं उसके पहले कदम को उठने नहीं दूंगा। रोलका ने बताया, हवेली के हर कमरे में कुछ ना कुछ नया जरूर था, मगर हकीम साहब ने सबको कह दिया था वो अपना काम करें, किसी नई चीज पर गौर ना करें। हवेली की दीवार पर कबूतर भी ज्यादा नजर आने लगे थे। मरीज रोजाना आ रहे थे, काम हस्बे मामूल हो रहा था। एक दिन एक मरीज को एक बर ने डंक मार दिया, उसकी हालत खराब हो गई। रोलका उसको लेकर अपने कमरे में आ गया। मरीज सख्त तकलीफ में था। रोलका ने कुछ नहीं किया और पूछा, तू कौन है? वो कुछ ना बोला तो रोलका फिर बोला, तू अभी पानी बनकर गंदे नाले में बह जाएगा, फिर कभी अपनी असली हालत में नहीं आएगा। बता कौन है? मैं गोपी पूर्णिया का दास हूँ। उसके कहने पर सुनगुन लेने आया था मरीज बनकर। वो बोला, अब तो ठीक तो हो नहीं सकता, मेरे पास तेरा इलाज नहीं है, जा भाग जा, पूर्णिया से कह देना हकीम वकार के पास इलाज नहीं है। रोलका बोला। वो मतलब से निकलकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद रोलका बोला, आपका नाम इसलिए आगे रखा कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं गोगी से भी दूर रहूंगा। अगर उसके पास गया तो रूपोशी में ही जाऊंगा। इस दफा तुम्हारी चालें नई और निराली नहीं है। हकीम वकार बोले, इसकी वजह यह है कि इस दफा बराह रास्त आपको निशाना बनाया गया है, मतलब को निशाना बनाया गया है। मुझे मतलब अजीज है और उससे ज्यादा आप अजीज हैं। मैं जरा सा सुराख भी खुला छोड़ नहीं सकता। आपने देखा कि एक काली भेड़ रूप बदल कर आई थी, उसको नहीं छोड़ा गया। रोलका बोला, हाँ, ये ताज्जुब की बात है।
कि किसी को किसी भर ने डंक नहीं मारा, और मारा तो दुश्मन को मारा। मेरे लिए तो ये बड़ी हैरत की बात है। अफ्रीका और यहाँ के कारिंदों में यही फर्क है। अफ्रीका वाले खुद फैसला करते हैं और अमल करते हैं, और यहाँ के हुक्म का इंतजार करते हैं। रोलका बोला, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी मंशा के खिलाफ कुछ कर गुजरे। हकीम वकार बोले, ऐसा हो सकता है, मगर वो भी मेरे मुफाद में होगा। मेरा और मेरे कारिंदों का एक ज़हनी राब्ता होता है। मैं हज़ारों मील दूर हूँ, जब भी ये मेरे राब्ते में रहते हैं। हकीम साहिब, ये बड़ी पेचीदा और पुरस्कार दुनिया है। इस दुनिया में रहने वाले इसकी पाबंदी करते हैं। अफ्रीका में और अमेज़न कालाहारी के जंगलात के आमिल में और यहाँ के काले जादू करने वालों में बड़ा फ़र्क है। कोई नया अफ्रीकी आमिल शायद इंडिया में अपने इल्म के पूरे नताइज हासिल न कर सके, क्योंकि उसके लिए माहौल बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले यहाँ के माहौल को समझे, यहाँ के लोगों के दिमागों को पढ़े। एकदम वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह इंडिया का काला जादू और इसके निहायत ताकतवर भीड़ अफ्रीका के माहौल में पूरा काम नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि मैंने शुरू में खुद को बचाकर काम किया और पूरी तरह अपनी ताकत को बरूए कार नहीं लाया, सिर्फ अपना काम चलाया। मगर अब मैं यहाँ के जादू और जादूगरों के दावपेच और उनके बारे में जानता हूँ। कौन सा वीर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, कहाँ पर उसकी हद खत्म होती है और उसका कमज़ोर पहलू क्या है। उस तरह के जादूगरों की ताकत का जरिया क्या है, वो कहाँ कहाँ जा सकता है और किस किस से ताकत हासिल कर सकता है। मगर हर मुकाम पर उसके नाम बदल जाते हैं। ये समझते हैं ये ताकत फलां की है, ये फलां की है। नाकाम होने की सूरत में ये उससे खफा होते हैं, बाकी सबको कुछ नहीं कहते। ये गोरख धंधा शैतान ने हजारों साल से फैलाया हुआ है। रोलका बोला, हवेली की तो तुमने हिफाजत कर ली, अब क्या इरादा है? हकीम साहब बोले, मैं उस लाश का पता चलाऊंगा जो सैकड़ों साल से पड़ी है और जिसके हसूल की खातिर गोगी इस हवेली को हासिल करना चाहता है। रोलका बोला, तुम उसका क्या करोगे? हकीम साहब बोले, मैं उसको कालाहारी ले जाऊंगा, शायद उसमें कुछ ऐसा हो जो मेरे काम आ सके। रोलका बोला, क्या ये काम खतरनाक ना होगा? हकीम वकार बोले, हो सकता है, मगर जरूरी इसलिए है कि गोगी ने उसको हासिल करने के लिए सैकड़ों साल इंतजार किया है। जरूर उसमें कोई खास बात तो है। रोलका बोला, तो ये काम कब शुरू करोगे? हकीम वकार बोले, आज रात को मैं उस सुरंग का दरवाजा तलाश करूंगा। रोलका ने कहा। रात को रोलका अपने काम पर निकल पड़ा और मैदान के कुएं की मुंडेर पर आ गया। कुआं बिल्कुल खुश्क था और फिर कुएं के अंदर दाखिल हो गया। कुआं बहुत गहरा था। रोलका इस तरह उतर रहा था जैसे सीढ़ियों से कोई उतरता है। कुआं खत्म हुआ और उसके जिस्म से हवा का झोंका टकराया। वो समझ गया कि कुआं दरअसल सुरंग का रास्ता है। एक तरफ दरवाज़ा लगा हुआ था। रोलका ने उस पर जोर डाला और दरवाज़ा चिरचिराता हुआ खुल गया। वो उस दरवाजे से दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। रोलका आगे चलने लगा। ये अंदाज़ा करना कि वो हवेली में किस तरफ सफ़र कर रहा है मुश्किल था, मगर वो चलता गया। शायद पूरा दिन गुजर गया। अंदर दिन और रात का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अब सुरंग में कहीं कहीं ज़रा सी रोशनी हो जाती थी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो रोशनी किसी चिराग की या सूरज की नहीं थी, बल्कि सुरंग की दीवार में थोड़े थोड़े फासले पर पत्थर लगे हुए थे और वो अंधेरे में रोशनी दे रहे थे। एक दो ज़मीन पर पड़े चमक रहे थे। वो और आगे चला। अब सुरंग और कुशादा हो गई थी और फिर वो एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंचा। उस कमरे की छत बहुत ऊंची थी और गोल थी। उसमें बड़े बड़े सुराख थे और उनमें से रोशनी आ रही थी। हॉल में खूब रोशनी थी। उस गोल कमरे के 3 और रास्ते थे। एक वो था जिसके जरिए वो आया था। 3 रास्तों पर अंधेरा था और दरमियान में एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक बड़ा सा लकड़ी का ताबूत रखा था। ये हॉल निहायत ही भयानक नजर आ रहा था। ऐसी वीरानी और नहुसत बरस रही थी कि आम आदमी का इसमें जिंदा रहना मुश्किल था। रोलका तन्हा था, मगर वो समझ रहा था कि वो तन्हा नहीं है। उसके सामने ही ताबूत रखा था और वो समझ गया था कि इसमें ही वो लाश होगी। सरसराहटों की एक मामूली सी आवाज़ आ रही थी, मगर वो अब तक उन सरसराहटों की वजह नहीं समझ सका था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस ताबूत के करीब पहुंच गया और उसने ताबूत के कुंडे को पकड़कर एक झटके से ऊपर उठा दिया। ढक्कन बहुत भारी था। ताबूत के किनारे बहुत ऊंचे थे। ताबूत में एक लाश नजर आ रही थी। ये इंसानी लाश थी, मगर ये क्या, उसका पूरा जिस्म एक सुरख चादर में ढका हुआ था और ये चादर हिलती हुई महसूस होती थी। लाश की आंखें खुली थीं और उनमें जिंदगी के आसार नजर आते थे। रोलका ने चादर हटाने को हाथ बढ़ाया ही था कि चादर में और ज्यादा हलचल पैदा हो गई। अब रोलका ने गौर से उस चादर को देखा तो उसे यकीन नहीं आया। ये चादर नहीं थी, बल्कि सुर्ख रंग के चींटियों जैसे कीड़े थे जिनके रंग लाल थे। सिवाय आंखों के पूरे बदन पर वो गर्दिश कर रहे थे। रोलका ने हाथ ऊपर कर लिया
और ताबूत के चारों तरफ चक्कर लगाया। ताबूत में पैंदे की तरफ 2 सुराख थे। एक सुराख से ये चूंटी नुमा कीड़े बाहर आ रहे थे और एक लाइन में कहीं जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से दूसरी लाइन अंदर जा रही थी। उन कीड़ों की रफ्तार एक जैसी थी, जितने बाहर आते थे उतने ही अंदर जाते थे। उनका नज़्मो ज़ब्त मेकानकी था और हैरत अंगेज भी था। कीड़ों की तादाद लाखों में थी। पूरे हॉल में खामोशी थी। वो फिर ताबूत में झांकने लगा। लाश की पुरस्कार आंखें अपने अंदर 1000 दास्तानें छुपाए रोलका को देख रही थी। उन आंखों में जिंदगी थी, मगर जिस्म पर हजारों चूंटियां हरकत कर रही थीं। उन चूंटियों के पर्दे में उसका जिस्म कैसा था? आंखें उसको मर्द कहती थीं, मगर आंखों से किसी को मर्द या औरत साबित नहीं किया जा सकता। फिर रोलका ने ताबूत का ढक्कन आहिस्ता से गिरा दिया और ताबूत से जाती चूंटियों की लाइन की तरफ चला। ये चूंटियां एक कितार में दाएं तरफ के रास्ते पर जा रही थीं। वो सुरंग भी अंधेरी थी। चंद कदम के बाद अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही चूंटियां रोशनी देने लगी और कम से कम इतनी रोशनी तो हो गई कि उनकी कितार साफ नजर आने लगी। रोलका उस कितार के साथ साथ बढ़ता गया। नामालूम कितना वक्त गुजर गया, कितार उतनी ही रही और उनकी रफ्तार भी वापस आने वाली चूंटियों के बराबर थी। शायद पूरा दिन गुजर गया। उसने कितार को छेड़ने या उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। ये रोलका की जिंदगी का अनोखा और नया तजुर्बा था। उसने नन्ही मखलूक से राब्ता करने की भी कोई कोशिश नहीं की। पहले वो देखना चाहता था कि ये चूंटियां कहाँ जा रही हैं। सुरंग बहुत लंबी थी और चूंटियों की कितार कहीं पर भी नहीं टूटी थी। उनके फासले में फर्क नहीं पड़ा था। दिन रात और वक्त उन पर कुछ असरअंदाज नहीं हुआ था। उन पर थकन भूख कुछ असर नहीं करती थी। फिर दूर कहीं से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी तो वो चूंटियों से तेज चलता हुआ उनसे आगे जाने लगा। अब सुरंग में रोशनी आ रही थी। कुछ देर के बाद वो एक गहरी खाई में खड़ा था। खाई की चौड़ाई 10 फुट से ज्यादा नहीं थी और पानी झरने की शक्ल में उस खाई में गिर रहा था। पानी वहीं पर था, किसी तरफ बह नहीं रहा था, बल्कि जमीन के अंदर जा रहा था। चींटियों की कितार उस पानी में उतर रही थी और पानी के साथ जमीन में जा रही थी। ताबूत से निकलने वाली चींटियों का तो पता चल गया कि वो इतना सफर करके उस पानी में चली गईं, और जो कितार पानी के अंदर जा रही है वो कहाँ से आ रही है ये पता करना भी जरूरी है। मगर अभी ये बात अधूरी है कि चींटियां पानी में जा रही हैं। आखिर क्यों जा रही हैं? रोलका ने सोचा और अपना हाथ पानी में डाल दिया। पानी में हाथ डालते ही उसको अंदाजा हो गया कि ये पानी नहीं है। पानी में गाढ़ापन था। भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। रोलका ने फौरन पहचान लिया कि ये खुशबू गंधक और नीम की थी। वो पानी में उतर गया। जहाँ पर पानी जमीन के अंदर जा रहा था वो उसके अंदर उतर गया और फिर उसके अंदर ही अंदर जाने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो पानी में तैर रहा था। काफी देर तैरने के बाद उसके पैरों तले जमीन आ गई तो उसने खड़े होकर आंखें खोल दी और अतराफ की तरफ नजरें दौड़ाईं। ये छोटा सा तालाब था। उसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं और किनारे की झाड़ियां पानी में डूबी हुई थीं। उन झाड़ियों पर पीले रंग के फूल खिले हुए थे। वो पानी से बाहर आ गया। तब उसकी नजर अपने जिस्म पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसका पूरा जिस्म सुनहरा हो गया था। सोने के बारीक बारीक जर्रात उसके जिस्म पर चिपके हुए थे। किनारे की झाड़ी के करीब गया और हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ लिया। मगर ये क्या, उस झाड़ी पर बेशुमार वही चूंटियां उन फूलों का रस चूस रही थी। हर झाड़ी पर उसने यही देखा। एक कितार उन झाड़ियों की दूर तक चली गई थी। आखिरी सिरे पर चूंटियां उसी रफ्तार और उसी नज़्मो ज़ब्त के साथ सफर करती नजर आईं। अब वह उनके साथ चला और चलता ही रहा। उनका सफर आसान और कम वक्त का था और सुरंग भी छोटी थी। वो ताबूत में जा रही थी और जो चूंटियां ताबूत से वापस जाती थीं, गोया उनका काम खत्म और जिंदगी भी खत्म। नई और ताज़ा दम उनकी जगह आ जाती थी। वो फूल जो उसने तोड़ा था उसकी जेब में था। लाश को कायम रखने या जिंदा रखने में उस फूल के रस का दखल था जो कि चूंटियां उस तक पहुंचा रही थीं। कितनी हैरत की बात थी। ये 1 या 2 साल की बात नहीं थी, ये सैकड़ों साल से हो रहा था। अब ये लाश बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई थी रोलका के लिए। इस लाश का राज जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो कुएं की तरफ चला और वहीं आ गया जहाँ से सुरंग शुरू हुई थी। कुएं के ऊपर आया। हवेली में सन्नाटा था। उसको अंदाज़ा नहीं था वो कितने दिन अंदर रहा है। कुएं से बाहर आते ही उसने कुएं के रास्ते को बंद कर दिया। अब कुएं के अंदर सिर्फ वही जा सकता था। अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। लाश का राज बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था। गोगी उसके बारे में ज़रूर जानता था, इसलिए गोगी भी अहम था। रोलका को पता नहीं था कि अभी लाश के जिंदा होने में कितना अरसा बाकी है, ये कौन है और दुनिया में दोबारा आकर क्या करना चाहता है। बहुत कुछ जानना ज़रूरी है और बहुत कुछ करना बाकी है। इस कारखाने कुदरत में क्या क्या है किसी को कुछ पता नहीं है।
जमीन की कौन सी तह में क्या है किसको पता है। दुनिया में उन चमकते पत्थरों की क्या अहमियत है जो सुरंग को रोशनी दे रही हैं। झाड़ियां हरी थीं और सोने के कलर के फूल उन पर खिल रहे थे। उन फूलों का रस ये खासियत रखता था कि सैकड़ों साल पुरानी लाश बरकरार थी, उसकी आंखें जिंदा थीं। जमीन के अंदर के असरार रोलुका के सामने आ रहे थे। रोलुका की जिंदगी के नए तजुर्बात उसकी मालूमात को बढ़ा रहे थे और उसको मजा आ रहा था। रोलुका जानता था कि गोगी जरूर आएगा। पहले तो उसने सुरंग तक जाने की 2-3 कोशिशें की मगर नाकाम हुआ क्योंकि रोलुका के कारिंदे मौजूद थे। उन पर गोगी की एक ना चली। वहां से नाकाम होने के बाद वो खुद मतब में आ गया। उसका रूप एक मरीज का था। पहले वो हकीम वकार से मिला मगर उन्होंने रोलुका के पास उसको भेज दिया। वो इत्मीनान से बैठ गया और बोला, तुम वो नहीं जो नजर आते हो और तुम भी वो नहीं जो नजर आ रही हो। रोलुका बोला, हाँ तुमने दुरुस्त कहा, तो फिर ये भी समझ लो कि तुम जो कुछ कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। वो बोला, मैं अपने घर की हिफाजत कर रहा हूँ जो कि हर शख्स करता है। रोलुका बोला, ये हवेली तेरी नहीं है, ये मेरी है। आज से नहीं सैकड़ों साल से। तू मालिक कैसे बन गया? गोगी बोला, जमीन उसी की होती है जो उसको सिक्का राजुल वक्त अदा करके खरीदता है। तेरे पुरखों ने इसको जरूर बनवाया होगा मगर वो जमाना खत्म हो गया। नए जमाने में ये हमारी है। रोलुका बोला, मगर ये मेरी जरूरत है। मैंने इसको खाली रखा था। आत्माओं को कैद इसीलिए किया था कि कोई आ ना सके। तूने उन आत्माओं को भगा दिया और ये मतब खोलकर बैठ गया। ये सिर्फ मेरे एक इशारे का मोहताज है मगर मैं ये नहीं कर रहा इसलिए कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। मैं किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। तू अपनी जरा सी छूछक के भरोसे पर मेरा रास्ता काट रहा है। गोगी बोला, मुझे पता है तूने कुएं के अंदर जाने की कोशिश की है मगर जा नहीं सका और थक कर मेरे पास आया है। कुएं के अंदर क्या है तुझे पता है? तूने अंदर जाकर देखा है? रोलुका बोला, तू नहीं जानता, ये एक बहुत बड़ा राज है। इंसान की हमेशा जिंदगी का राज है। वहां कौन जा सकता है? मैंने कई साल मेहनत की है और वहां जाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है। मैं जा सकता हूँ। तेरी भूल है। वहां पर जाना इतना मुश्किल नहीं कि पूरी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर दी जाए सिर्फ एक फूल की खातिर। रोलुका ने जेब से फूल निकाला। फूल अब भी ताज़ा था। तू जानता है ये क्या है? गोगी ने हैरत से उस फूल को देखा और चाहा कि रोलुका से छीन ले। रोलुका जानता था कि वो ऐसा ही करेगा। फूल फिर रोलुका की जेब में चला गया। गोगी बेचैनी से बोला, तुझे ये फूल कहाँ से मिला? मैंने उस झाड़ी से तोड़ा है जिस पर यह खेला था। उस झाड़ी पर लाखों चूंटियां इसका रस चूस रही थीं और फिर वो एक सुरंग के रास्ते से एक बड़े गोल हॉल में आ रही थी और एक सुरंग के जरिए एक ताबूत में जा रही थी। फिर दूसरे रास्ते से ये बाहर आ रही थी और पानी में गिरकर जान दे रही थी। मैं समझ गया हूँ कि ये फूल इंसानी जिंदगी को तवालत देता है, जिंदा रखता है। रोलुका बोला, तुझे ये सब कुछ किसने बताया है? गोगी बोला, तू इस चक्कर में मत पड़। ये बता कि मैंने जो कहा सच कहा कि नहीं? रोलुका बोला, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से तूने दुरुस्त कहा है मगर मैं समझता था कि सिर्फ मैं जानता हूँ। तुझे ये सब कैसे पता चला और ये फूल तूने कहाँ पाया? गोगी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तेरे ख्याल में तू ही इस ख्याल को अकेला जानता है? रोलुका बोला, हाँ मुझे तो यही अंदाजा था। वो बोला, तेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैं अगर वहां ना जाता तो मुझे भी पता नहीं चलता। रोलुका बोला, क्या कहा तूने? फिर से बोल। वो बेताब हो गया। मैंने जो कहा वो तूने सुन लिया है। मरा क्यों जा रहा है? मैंने उन चूंटियों के साथ सफर किया है, उस सोने के तालाब को देखा है। मेरे जिस्म पर अब भी सोने के जर्रात मौजूद हैं। रोलुका बोला, मैं तेरी बात का यकीन नहीं करता। तूने जरूर किसी जरिए से पता चलाया है। वो बोला, उस कुएं के राज को पूरी दुनिया में सिर्फ तू जानता है। यही तू भी कहता है और मैं तेरे पास राज जानने नहीं गया। तू सुनी हुई कहता है, मैं आंख से देखी बयान कर रहा हूँ। तू यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि मुझे तेरी जरूरत है। तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा नाज है तो फिर तू उस कुएं पर जाकर देख ले। रोलुका ने बड़े सुकून से कहा, तू कौन है? तूने मेरा पूरा राज पा लिया। जिंदगी की सारी मेहनत मैंने उस लाश को पाने के लिए सर्फ की है। वो लाश इतनी बड़ी शक्ति है कि उसका कोई किनारा नहीं है। तुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके जगाने का राज मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं। गोगी बोला, तो फिर तू उस राज को अपने पास रहने दे। मैं सुरंग से लाश तक जाने का रास्ता ही बंद कर दूंगा। रोलुका ने कहा, मैं धरती को चीर कर चला जाऊंगा। वो गुस्से से बोला, मुझे अनाड़ी समझता है? मैं तेरे रास्ते में अंगारे डाल दूंगा। तू उस सुरंग में नहीं जा सकता। रोलुका बोला, मैं जाऊंगा, तू मुझे नहीं रोक सकता। मेरी जिंदगी भर की मेहनत और भक्ति, देवी देवता मेरी मदद करेंगे। मैं सुरंग तक पहुंच जाऊंगा। और अचानक वो कुर्सी से गायब हो गया। रोलुका जानता था उसका इस तरह गायब होना सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए है।
बहुत कुछ गोगी ने बताया था, मगर लाश की हकीकत को राज में रखा था। वो लाश किसकी थी, उसको क्यों रखा गया था, उससे क्या काम लिया जाना था। गोगी सुरंग तक जाने की बार बार कोशिश करता रहा, मगर कामयाब नहीं हुआ। उसके बड़े बड़े वीर पलट गए, उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। रोलुका की नज़र उस पर थी। फिर उसने एक सुरंग दिल्ली के बाहर से कुएं तक बनाने का प्रोग्राम बनाया और बहुत गहराई में उसके वीरों ने वो सुरंग बनाई। रोलुका देख रहा था। रोलुका के कारिंदों ने उसका रुख बदल दिया और गोगी के वीर सुरंग बनाते चले गए और वो सुरंग हवेली के कुएं से बहुत दूर से गुजरती दिल्ली के बाहर चली गई और उसमें दरिया का पानी भरने लगा। तो सारे वीर भाग खड़े हुए। गोगी का प्लान फिर नाकाम हो गया और अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने हर तरफ मदद को नजरें दौड़ाई, मगर कोई कारगर मदद उसको ना मिली। उसको अपने ख्वाब बिखरते नजर आने लगे। वो लाश उसके लिए बड़ी अहम थी। दुनिया भर की शक्ति हासिल करने के लिए और दुनिया पर राज करने के लिए वो जरूरी थी, मगर उसका हसूल गोगी ने जिस कदर आसान समझ लिया था और उसके ख्याल में जो रुकावटें आने वाली थीं, उनका तोड़ उसने पूरी जिंदगी तपस्या करने के बाद पैदा कर लिया था। मगर जो रुकावट उसके सामने आई तो उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं थी और उसका कोई मौसर तोड़ उसके पास नहीं था। घबराहट और गुस्सा तो उसको आना था। पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार जा रही थी। ये कौन है, कहाँ से आया है? कुआं है, मगर उस पर पहरा नजर नहीं आता। मैं करीब जाता हूँ तो कुआं नजर नहीं आता। जमीन हमवार नजर आती है, दूर जाता हूँ तो फिर नजर आता है। ये कैसी नजरबंदी है कि मैं अंधा हो जाता हूँ। नजरबंदी तो मामूली चीज है, मगर मेरी नजरबंदी, गोगी की नजरबंदी, हैरत की बात है। ऐसा लगता है इस नजरबंदी का कोई और ही चक्कर है। मेरी विद्या इसका जवाब नहीं दे पाती, कोई देवी देवता इसका जवाब नहीं देता और सुरंग भी ना बनी। सारे काम अधूरे पड़े हैं और समय गुजरता जा रहा है। मतलब का कारोबार हस्बे मामूल चल रहा है। अब किसी को अंदाजा नहीं कि मतलब के अंदर क्या हो रहा है। हकीम वकार से रोलुका की मुलाकात नहीं हो रही है। आखिरकार हकीम वकार ने रोलुका को याद कर लिया। हमेशा ये होता था कि उनके याद करने पर कुछ देर में रोलुका उनके सामने आ जाता था, मगर इस दफा ऐसा ना हुआ। मगर उसकी आवाज़ हकीम वकार के कान में सुनाई दी। कैसे याद किया हकीम साहिब? हकीम वकार ने दिमाग में पूछा। तुम कहाँ हो रोलुका? मैं आपसे कई हजार मील दूर कालाहारी के जंगल के दरमियान अपने एक दोस्त के पास हूँ। वो बोला। अरे इतनी दूर, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? हकीम साहिब बोले। मैं आपको बता ना सका, हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हर पल कुछ न कुछ हो रहा है। रोलुका बोला। क्या ये सब कुछ हवेली की वजह से हो रहा है? हकीम साहिब ने पूछा। बुनियादी तौर पर तो हवेली ही है, मगर उसकी आड़ में मामला बहुत खतरनाक है। आपने वो कुआं तो देखा होगा जो मैदान के दरमियान बना हुआ है। वो दरअसल एक सुरंग का रास्ता है। जमीन के अंदर बहुत लंबी सुरंग है। अंदर रोशनी नहीं है, कहीं कहीं पर रोशनी नजर आती है, मगर वो रोशनी किसी सूरज या किसी चिराग की नहीं है। वो रोशनी उसकी दीवार पर लगे पत्थरों की है। ये बड़ी लंबी कहानी है हकीम साहिब, आप सिर्फ ये समझ लें। उस सुरंग के आखिर में एक लाश है, मगर वो जिंदा लगती है। औरत है कि मर्द कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ आंखें नजर आती हैं। उस लाश को एक जादूगर हासिल करना चाहता है ताकि अब्दी जिंदगी हासिल कर सके। रोलुका बोला। मगर ये किस तरह मुमकिन है? हकीम साहिब ने पूछा। ये दुनिया एक अजूबा है। इसकी जितनी खोज करोगे उतनी ही नई नई बातें, अनोखी चीजें निकलती हैं। आपको पता है शैतान क्या कुछ कर सकता है, मगर जो इस कायनात का मालिक कर सकता है वो शैतान नहीं कर सकता। रोलुका बोला। यहाँ कुएं पर तुम्हारा पूरा इंतजाम है। हकीम साहिब ने कहा। आप उसकी फिक्र न करें, वो आएगा, जरूर आएगा, मगर कुएं के अंदर नहीं जा सकता और हवेली पर हमला नहीं कर सकता। मैं कुछ दिन यहाँ पर हूँ, इसके बाद शायद अमेज़न के जंगलात में सफर करना पड़े और बातें मैं बाद में बताऊंगा। अब चलता हूँ। और फिर रोलुका का राब्ता टूट गया। रोलुका कालाहारी के जंगलात में मारा मारा फिर रहा था। उसके साथ उसके कई दोस्त थे। वो उसकी हर तरह से मदद कर रहे थे। वो उस फूल के पौधे को तलाश कर रहे थे जो वो जमीन के अंदर से लाया था। खूबी उस फूल की ये थी कि ये आज भी तरोताज़ा था। उसकी पीली पीली पंखड़ियाँ चमक रही थीं। उस फूल को जंगल की गहराई में रहने वालों ने कभी नहीं देखा। ये एक अनोखी चीज थी। आखिर उस फूल की तलाश में रोलुका को और आगे अमेज़न की तरफ सफर करना पड़ा। यहाँ पर दरिया के किनारे किनारे उनका सफर जारी रहा। हजारहा किस्म के नए दरख्त पौधे उसकी नजरों में आए। उन पौधे और दरख्तों की अफादियत और खसूसियत उसके साथियों ने उसको बताई। रोलुका के मालूमात के खजाने में कुछ और माल जमा हुआ। अब वो उस मुकाम पर थे जहाँ दरिया जमीन के अंदर गायब होता है। ये जगह घने जंगल और एक बहुत ऊंचे पहाड़ के दामन में थी। यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज था और पहाड़ के दामन में बहुत जोरदार आवाज पैदा हो रही थी, जैसे आसमान और बादलों की गिड़गिड़ाहट होती है। मगर ये गिड़गिड़ाहट मुस्तकिल थी।
और कानों के पर्दे फाड़ रही थी। रोलुका चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। हर तरफ हरे हरे दरख्त थे। दरिया का पानी सुनहरी हो रहा था। उसमें सोने के ज़रात की आमेजिश साफ नजर आती थी। मगर यहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। इसकी वजह पानी का शोर था, और जो करीब कबाइल थे वो भी बहुत दूर थे। उनको सोने की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। वो इस कदर वहशी थे कि किसी भी इंसान और जानवर में तमीज़ नहीं करते थे। उनके नज़दीक जाना अपनी मौत को दावत देना था। कई दिन रोलुका उस फूल की तलाश में फिरता रहा, मगर कामयाब नहीं हुआ। उसके एक दोस्त ने पूछा, तुम उसको क्यों तलाश करते हो? तुम्हारे पास तो ये है। रोलुका ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पर कालाहारी में होता तो तुम उसकी खासियत से ज़रूर वाकिफ़ होते। मैं उस फूल की खासियत देखना और समझना चाहता हूँ। उसके बारे में मुझे सिर्फ ये पता है कि ये ज़िंदगी देता है, जिस्म को मरने नहीं देता। रोलुका का दोस्त हंस पड़ा। रोलुका, तुम बहुत बड़े विच हो। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारे बाप और अजीम दादा ने तुमको बहुत कुछ दिया। मैं ही क्या, सब तुमको मानते हैं। इस फूल की असलियत पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि मैंने इसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। अगर इसमें ज़िंदगी की हरारत पैदा करने की खसूसियत है तो क्यों ना किसी मरते आदमी को खिलाकर देखें, पता चल जाएगा। रोलुका उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, वाकई। और फिर उनका सफ़र तेज़ी से हुआ और वो फिर कालाहारी में आ गए। वहाँ पर एक नीम वैशी कबीले के मेहमान हुए। रोलुका को ये लोग जानते थे और डरते थे। एक जवान को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। वो बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी जिंदगी के आसार खत्म हो रहे थे। उसकी सांस रुक रुक कर आ रही थी। पूरा बदन नीला हो गया था। चंद लम्हों का मेहमान था। रोलुका उसके सर के पास पहुंच गया और फूल की एक पत्ती उसके मुंह के अंदर डाल दी और बाकी फूल उसके जिस्म पर फेरने लगा। पत्ती उसके मुंह में गई और उसका सांस बहाल हो गया। बाकी फूल की रंगत बदलने लगी और फिर वो पूरा नीला हो गया। रोलुका ने मसलना बंद कर दिया। नौजवान का नीला जिस्म अपनी रंगत पर आ गया और फूल में से जहर टपकने लगा। और सिर्फ 15 मिनट में यह नौजवान उठकर बैठ गया। रोलुका अपने दोस्त से बोला, मैंने जो देखा था वो भी दुरुस्त था। ये फूल जिंदगी देता है, मगर मैंने इसको जमीन के अंदर ना जाने कितनी गहराई में एक तालाब के किनारे से तोड़ा है। उस तालाब का पानी सुनहरा था और उसमें सोना मिला हुआ था। तुम और फूल हासिल कर सको तो मुझे 1-2 जरूर देना। उसका दोस्त बोला, अगर हासिल कर सका तो, क्योंकि वो जमीन इतनी गहराई में है मुझे खुद पता नहीं है। दोस्तों, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब मुझे इजाजत दो। और रोलुका वापस रवाना हो गया। रोलुका ने हकीम वकार को कालाहारी और अमेज़न के हालात और उस पर क्या गुजरी, उसके तजुर्बे के खजाने में क्या कुछ नया माल आया, ये सब बता दिया। हकीम वकार बोले, अब क्या इरादा है? मैं एक बार फिर सुरंग में जाऊंगा। रोलुका बोला, इस दफ़ा तुमको बहुत मेहनत करना पड़ी है। हकीम साहब बोले, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतनी संगीन सूरत हाल पैदा कर सकेगा। गोगी खतरनाक तो है, मगर उसकी कमज़ोरियाँ भी बहुत हैं। वो टेलीपैथी जानता है, वो जानवरों से रब्ता कर सकता है, मगर सिर्फ मखसूस किस्म के चौपाओं से। हर किस्म के जानवरों से नहीं कर सकता। गायब हो सकता है, मगर चंद मिनटों के लिए। वो सिर्फ बर्फ पोश चोटी पर रह सकता है, मगर इसके लिए उसको एक बूटी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके भीड़ वही हैं जो काले जादू करने वालों के होते हैं। आम आदमी के लिए वो बहुत खतरनाक हैं। वो किसी को भी चक्कर में डाल सकता है, मगर मैंने उसको पूरा पढ़ा है। मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ। उसका इल्म मेरी इतला उसको नहीं दे सका। मैं उसकी कमज़ोरियाँ और उसकी ताकत दोनों से वाकिफ़ हूँ। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। उसको सिर्फ इतना पता है कि हकीम कामिल ही सब कुछ करता है, मगर इसका भी उसको पूरा यकीन नहीं है। वो लाख जतन करे, मगर फिर भी कुएं के करीब नहीं आ सकता। मैं एक बार फिर अंदर जाऊंगा। रोलुका ने कहा। हकीम साहब बोले, जाओ, मगर अपना ख्याल रखना। रोलुका सुबह ही सुबह कुएं पर चला गया और अब उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया और चंद मिनट में वो सुरंग के दरवाजे पर खड़ा था। सुरंग पहले की तरह अंधेरी थी। उसकी तवालत का रोलुका को अंदाज़ा था। कई जगह रोशन पत्थर नजर आए। उसने एक पत्थर पर हाथ रखा तो पता चला कि रोशनी देने वाला पत्थर बहुत छोटा सा था, जैसे अंगूठी में नग। उसने वो पत्थर दीवार से निकालकर जेब में डाल लिया और आगे बढ़ गया। सुरंग खत्म हो गई और वो उस गोल कमरे में पहुंच गया जिसके 4 और रास्ते थे और दरमियान में एक ताबूत रखा था। ताबूत उसी तरह उसी मुकाम पर रखा था। रोलुका ने उसके चारों तरफ चक्कर लगाया। पहले की तरह चूंटियां एक सुराख से बाहर आ रही थी और दूसरे से अंदर जा रही थी। उनकी रफ्तार और नज़्म ज़ब्त में ज़रा सा भी फर्क नहीं था। वो जानता था कि वापस जाने वाली चूंटियों का सफ़र लंबा है, मगर वो उसी तालाब पर जाएंगी। वो आने वाली चूंटियों की सुरंग में चला गया और चलता गया। झरना उसी मुकाम पर गिर रहा था और पानी उसी मुकाम पर जहाँ झरना गिर रहा था घूम रहा था। वो इत्मीनान से उस भंवर में उतर गया
और पानी के साथ सफर करता हुआ वो उसी तालाब के किनारे खड़ा था। वही मौसम था, न सर्दी न गर्मी, दिन रात का पता नहीं चलता था। तालाब के किनारे पर घनी हरी झाड़ियां खामोश खड़ी थीं और उनमें हजारों पीले फूल खिल रहे थे। रोलुका को उस पीले फूल की अहमियत का अब अंदाजा था। वो फूल उसकी जरूरत था। वो किनारे किनारे चलता हुआ एक झाड़ी के करीब चला गया और कई फूल उसने तोड़कर अपनी जेब में डाल लिए। कई जेबें उसकी थी। वो तैयारी करके आया था। झाड़ियों पर लाखों चूंटियां फूलों का रस पी रही थी। उसने उनको नहीं छेड़ा। वो हैरान था कि चूंटियां यहाँ पर यह रस हासिल करती हैं और लाश तक ले जाती हैं, जबकि दरमियान में तेज पानी का भंवर है। वो किस तरह जाती हैं? वो इसकी खोज में हर तरफ जाने लगा। झाड़ियों में एक तरफ सुरख पत्थर की दीवार खड़ी थी। ये दीवार एक पहाड़ था। पहाड़ सुरख था और चूंटियां भी उसी रंग की थी। बड़ी मुश्किल से रोलुका देख पाया कि चूंटियों की कतार ऊपर जा रही है। वो हैरान रह गया। इतनी बुलंदी का सफर ये छोटी सी मखलूक तय करती है और फिर नामालूम कितना सफर करके सुरंग तक जाती है। अपना खजाना उस लाश पर लुटाकर अपनी जान दे देती हैं। कितनी हैरत की बात है। किसने इनको इस काम पर लगाया है? इस छोटी सी मखलूक का काम सिर्फ ये है कि झाड़ी पर पैदा हुई और उसके फूलों का रस अपने पेट में उतारा, लाश पर आई और मर गई। वो वापस आने को मुड़ा और फिर वापस एक झाड़ी के पास आ गया। उसने अपना दिमाग उस झाड़ी पर लगा दिया और उसने राब्ता करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। वो जानता था कि ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ की दुनिया और इसका माहौल अलग है। शायद चूंटियों के किसी बड़े से राब्ता हो जाए। अब के उसने दूसरी कोशिश की, मगर उसके दिमाग में कुछ आवाज़ें भिनभिनाती उभरी, मगर कुछ समझ में नहीं आया। वो समझ गया कि ये बहुत मुश्किल काम है। उसने कुछ और फूल तोड़कर जेब भर ली और सुरंग पार करके उसी हॉल में आ गया जहाँ पर लाश रखी थी। वो ताबूत के करीब गया और उसका ढक्कन उठा दिया। वो हैरान रह गया। लाश का पूरा चेहरा नजर आ रहा था। पहले उसकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। ये चेहरा एक औरत का था। सुर्ख सफ़ेद होंठ और नाक, निहायत खूबसूरत सर पर बाल सुनहरी रंग के और आंखें ऐसी कि आदमी देखकर दीवाना हो जाए। वो एक हसीन चेहरा था। चेहरे के होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। ऐसा लगता था कि वो रोलुका को देखकर मुस्कुरा रही है। रोलुका उसके पास खड़ा रहा। उसकी सहर भरी निगाहें रोलुका के चेहरे पर जमी हुई थीं, मगर रोलुका ने उस पर सिर्फ एक नज़र डाली थी। वो उसकी आंखों के सहर से बचना चाहता था। वो समझ गया कि ये बहुत बड़ा चक्कर है। उसने एक आजमूदा तरीका इख्तियार किया और उसके दिमाग की तरफ रुजू किया। दिमाग में हरारत का एहसास रोलुका का हुआ और बड़ी नरमी और मुतवाजन आवाज में वो बोला, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मगर जवाब ना आया। वो फिर बोला, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? अगर सुन रही हो तो जवाब दो। मुझे हर हाल में तुम्हारा जवाब दरकार है। जवाब फिर भी ना आया तो रोलुका बोला, मैं आखिरी दफ़ा तुमसे कह रहा हूँ, अगर अब भी जवाब नहीं आया तो मैं इन चूंटियों की कतार तोड़ दूंगा। तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी की जमानत ये चूंटियाँ हैं। जवाब दो। उसके दिमाग की लकीरों में एक बारीक मगर बहुत कमज़ोर आवाज़ पड़ी, ऐसा ना करना। मैं 1000 साल से जिंदगी की आस में पड़ी हूँ। अब मेरा चेहरा जिंदा हुआ है, मगर बाकी जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल में जिंदा हो जाएगा। मगर तुमने चींटियों का रास्ता रोक लिया तो मैं पूरी जिंदा नहीं हो सकती। मुझ पर रहम करो। ये काम जिस तरह हो रहा है होने दो। अगर दौलत की ज़रूरत है तो सुरंगों में दौलत भरी है, जितना चाहो ले जाओ। आवाज़ बंद हो गई। मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं। तुम कौन हो बताओ? मेरी कहानी बहुत तवील है। तुम सुनकर क्या करोगे? आवाज़ आई। मैंने उस कहानी को ही सुनने के लिए यहाँ आने का इरादा किया था। वो बोला, तो सुनो। मेरा ताल्लुक मिस्र से है। मिस्र ने दुनिया को बहादुर इंसान दिया। उसका नाम वीमस था। उसने मशरिकी वुस्ता पर 20 हमले किए और मिस्र को एक नया मुल्क बनाया। उसकी 7वीं नस्ल में मेरी पैदाइश हुई। उस वक्त मिस्र में फिरौनों की हुकूमत थी। फिरौन मौत से बहुत डरते थे। वो कहते थे कि इंसान कभी मरता नहीं। अगर उसका जिस्म बाकी रहे तो किसी न किसी दिन उसकी रूह जिस्म में वापस आ जाती है। अगर जिस्म बाकी ना रहे तो रूह भी फना हो जाती है। इसलिए वो एहराम बनाते थे और उनमें इंसानी ज़रूरत की तमाम अशिया रख दिया करते थे और अपने जिस्मों की हिफाजत के तरीके निकाले। वो किसी हद तक इसमें कामयाब हुए, मगर इससे आगे की सोच रखने वाले फिरौन उससे अव्वल के ज़माने में थे। उनका कहना था कि जब जिस्म महफूज रखा जा सकता है तो रूह को भी महफूज रखा जा सकता है। रूह जिस्म के अंदर से जाने ना पाए। जब रूह अंदर रहेगी तो मौत कैसी? इंसान ही जिंदा रहेगा। और अगर किसी तरह जिस्म छोड़ दे तो दूर ना जाने पाए और वापस आए। इसके लिए तजुर्बात होने लगे और फिरौन बदलते रहे। मुझे भी तजुर्बात की भट्टी से गुजरना पड़ा। फिर एक बूढ़ा काहिन मेरी लाश लेकर राह फरार इख्तियार कर गया। उसने मेरी लाश को कुछ इस तरह कर दिया था
कि मैं अपनी लाश को तरोताज़ा देखती थी, मगर अंदर के दरवाजे बंद थे। वो बूढ़ा काहिन नाउमीद नहीं था। बूढ़ा एक बहुत बड़ा साहिर भी था। वो उन हदूद को पार कर चुका था जिसके बाद रूह और मादा में फ़र्क नहीं रहता। उसने फ़ानी और गैर फ़ानी का फ़र्क मिटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसके ज़राए लामहदूद थे, उसके तरीके हैरत अंगेज़ थे। वो मिस्र से चला और यहाँ आ गया। ये जगह और मुकाम उसकी दरियाफ्त थी। उसने इस तालाब के किनारे इन झाड़ियों की फसल उगाई और इन चूंटियों को काम पर लगा दिया। मेरा जिस्म जो घुल रहा था, ख़त्म हो रहा था। कुछ दिनों के बाद इसको ख़त्म हो जाना था और रूह फना होने वाली थी कि उसकी तरकीब से मेरे जिस्म की बर्बादी रुक गई और रूह फिर से जिस्म के आने का इंतज़ार करने लगी। मगर ये काम कितने साल में होगा, इसका वो ठीक अंदाज़ा न कर सका। उसने एक अजीम पहाड़ के ऐन नीचे ये कमरा बनाया। इसके 4 रास्ते रखे। एक पर चूंटियाँ आती थीं, दूसरे पर जाती थीं। एक दुनिया में जाने के लिए था, मगर चौथा रास्ता उसकी वापसी का रास्ता था, जो उसको मिस्र या पता नहीं कहाँ ले जाता था। वो हर 100 साल के बाद इस रास्ते से वापस आता था और ताबूत को देखकर और अपने इंतज़ाम को देखकर वापस चला जाता था। उसका इंतज़ाम मुकम्मल था। उसका ख्याल था कि 1000 साल के बाद मेरा जिस्म मुकम्मल हो जाएगा और मैं मुकम्मल हो जाऊंगी और जिस्म और रूह का मिलाप हो जाएगा और मिस्र फिर से अपने उरूज पर आ जाएगा। वो उसका फ़िरौन होगा और मैं उसकी मलका हो जाऊंगी और हम दोनों लामहदूद मुद्दत तक इस दुनिया पर राज करेंगे। मगर उसका ख्याल पूरा ना हुआ। 1000 साल गुजरने के बावजूद भी मैं नामुकम्मल हूँ। उसका सहर भी कमज़ोर हो रहा है। इसका सबूत तुम्हारी यहाँ पर मौजूदगी है। आवाज़ बंद हो गई। रुल्का बोला, ए मिस्र की होने वाली मलका, तेरा राज अब अफशा हो गया है। तू शायद अपनी मंजिल पर ना पहुँच सके, मगर मैं तेरी आस नहीं तोड़ूंगा। मैं हर आने वाले को रोकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुझे कई 1000 साल पूरा जिस्म हासिल करने में लग जाएंगे। वह बूढ़ा काहिन आएगा, मगर उसका सहर कुछ नहीं कर सकेगा। देख ले, मैं तेरे दरबार में मौजूद हूँ और उस काहिन को पता नहीं है। वो काहिन भूल रहा है। वो नहीं जानता कि रूह और जिस्म पैदा करने वाला कौन है। वो पेड़ के पत्तों और टहनियों पर दिमाग लड़ा रहा है, जड़ पर नहीं जाता, मुअज्जद को नहीं देखता, इजाद पर गौर करता है। ये उसकी बुनियादी खराबी है, इसलिए उसको कामयाबी नहीं होगी। रोलुका ने कहा, ए आज के अक्लमंद इंसान, तेरे पास इसका हल है? आवाज़ आई, है, मगर नहीं बताऊंगा। ना खुद इस पर कभी अमल करूंगा, क्योंकि अभी इसका वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो कुदरत खुद वो काम करेगी। मैं सिर्फ ये करूंगा कि तुम्हारी तरफ के तमाम रास्ते बंद कर दूं और तुमको इसी हालत में रहने दूं। रोलुका बोला, ये तो तुम मुझ पर जुल्म करोगे। आवाज़ आई, तुम नहीं जानती कि यहाँ की किसी चीज़ को छेड़ने का मतलब क्या है। रोलुका बोला, ये कमरा जिस अजीम पहाड़ की चोटी के नीचे है वो फट पड़ेगा। ये ज़मीन अंदर को धंस जाएगी। हज़ारों इंसानों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे जैसे हज़ारों लोग ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन उनको निगल जाएगी। पहाड़ लावा खारिज करेंगे। शहर खंडर बन जाएंगे। वो मिस्री बूढ़ा ऐसे इंतज़ाम करके गया है कि सिर्फ एक सतून पर यह सब कायम है, और वह सतून तुम हो। तुम पर यह सब रखा है। तुमको छेड़ा गया तो तुम्हारे साथ हज़ारों इंसान ज़िंदगी हार जाएंगे। मैं ना तुमको छेड़ सकता हूँ और ना तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ना मिस्री काहिन के इंतज़ाम में तब्दीली कर सकता हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी और तुमको मुझसे शिकायत नहीं होगी। रोलुका ने कहा, किसी मरी हुई औरत के लिए जिंदा इंसानों को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है। मैंने आज तक सिर्फ अपने बारे में सोचा है। आवाज़ आई, आज का इंसान भी हज़ारों साल पुराने इंसानों की तरह सोचता है, मगर इस दौर में और उस पुराने दौर में ये फ़र्क ज़रूर है कि इंसान को अच्छे राहबर मिल गए हैं। उनके तरीके और उसूल इंसान को कायनात के बनाने वाले की तरफ ले जाते हैं। रोलुका बोला, ए इस ज़माने के इंसान, तुम चले जाओ उसी तरह से जिस तरह तुम आए। 3 रास्ते तुमने देख लिए हैं, मगर तुम उस तरफ नहीं जाना जिस पर बूढ़ा काहिन जाता है। वहाँ पर तुम्हें दुख मिलेंगे। रोलुका ने उस अंधेरी सुरंग की तरफ देखा, ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और वापसी की सुरंग में दाखिल हो गया, और रोशनी करने वाले बेशुमार पत्थर उसकी जेब में आने लगे और वो कुएं पर आ गया। वहाँ से बाहर आना उसके लिए मुश्किल ना था। रोलुका, तुमने हैरत अंगेज हकीकत बताई है। अगर तुम्हारे अलावा कोई ये कहानी सुनाता तो मैं हरगिज़ इसको तस्लीम ना करता। हकीम वकार ने कहा, और हकीम साहिब, मुझे पहली दफ़ा यह एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे ये तस्लीम करने में भी शर्म नहीं कि मिस्री काहिन के इल्म को समझ सकूँ। उसका इल्म मुकम्मल और पायदार है। वक्ती तौर पर जादूगर नज़रों के सामने बहुत से मनाजिर देख सकता है, मगर एक पूरा निज़ाम कायम करना और हज़ारों साल उसको कायम रखना, जबकि उसको कायम रखने वाला वहाँ है भी नहीं। उस काहिन को मैं मानता हूँ,
हैरत तो ये है कि इस इल्म की बुनियाद भी नहीं मिलती। तुमने किस तरह जाना कि ये एक तिलिस्मी कारखाना है? हकीम साहब ने पूछा। हाँ, ये अहम सवाल है। किसी तरफ भी कोई ऐसी चीज न थी कि उस निजाम का नकलीपन जाहिर हो। जमीन थी, पहाड़ था, पानी था और वह नन्ही सी मखलूक थी। इसके अलावा कोई जानदार ना था। झाड़ियों पर कोई परिंदा तक कुछ भी ना था। हर तरफ गहरी खामोशी थी। कुएं के रास्ते, सुरंग के अंदर जाने के रास्ते पर ऐसा न था, कोई रुकावट न थी। मैं जब पहली बार गया था उस वक्त मैंने महसूस कर लिया था, लेकिन मैंने उस रुकावट को खत्म कर दिया था। इसलिए मैंने वापस आकर कुएं पर पहरा सख्त कर दिया था, क्योंकि जो रुकावट थी मैं खत्म कर चुका था। 1000 साल बाद वो काहिन आएगा। मैं नहीं कह सकता कि वो मेरी आमद की इतला पाएगा कि नहीं। उस काहिन की उम्र क्या है कि हजारों साल से जिंदा या सिर्फ रूहानी तौर पर आता है? अगर जिस्मानी तौर पर आता है तो उसने जिस्म को बरकरार रखने का कोई फार्मूला इजाद कर लिया है। रोलका ने अपनी बात मुकम्मल की तो हकीम साहब बोले, हर शख्स की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, और जब ये मकसद पूरा हो जाता है तो जिंदगी थक जाती है और थक कर सोने की ख्वाहिश करती है और सो जाती है। लोग कहते हैं फलां शख्स मर गया, मगर ये बूढ़ा काहिन हजारों सालों से चला आ रहा है और थका नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसकी पहली वजह तो ये है कि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। दूसरी वजह यह है कि कौन कह सकता है कि यह जिस्मानी तौर पर मौजूद हो भी सकता है। उसने अपना जिस्म हिफाजत से रख दिया हो और रूहानी तौर पर दुनिया में गर्दिश कर रहा हो। उसके शहर की मौजूदगी जाहिर करती है, मगर वो कहीं पर है जरूर। रोलका बोला, ये तो दुरुस्त है कि मिस्रियों के पास ऐसे नादिर कीमियावी नुस्खे थे जिसने तिब्बी नादिर तरीके तख्लीक किए। आज की तिब और साइंस मिस्रियों के मुकाबले में सिफर है। आज तक तिब के मुतालिक जो किताबें लिखी गई हैं वो बेकार हैं। वो तमाम तजुर्बात जो हयात इंसानी पर आज तक हुए, ये तजुर्बात हर दौर के हुक्मा ने किए हैं, वो सब बेकार थे। वो बूढ़ा काहिन जिसने दोशीज़ा का जिस्म और रूह दोनों को आज तक बाकी रखा है, उसके असूल और कायदे दुरुस्त हैं। हकीम वकार ने जवाब दिया, आपकी बात का जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने मिस्रियों का ज़माना नहीं देखा, उनका इल्म नहीं पढ़ा, उनके केमिकल और दवाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो अभी तक उस झाड़ी और फूल के बारे में भी नहीं जानता। मैंने उसके राज समझने को हजारों मील का सफर कर लिया। उन मुकामात पर गया जहां पर वो दरख्त और बूटियां पैदा होती हैं जो दुनिया के किसी खित्ते पर पैदा नहीं होती, मगर जमीन के ऊपर मैंने उसको नहीं पाया। तो आप बताइए कि मैं बूढ़े काहिन और उसके शहर के बारे में क्या जान पाऊंगा? हकीम साहिब, ये दुनिया के अजायबात हैं, ये हमारी समझ से बाहर हैं। ये कायनात बहुत बड़ी है, इसके बारे में सिर्फ इसका खालिक जानता है, या वो लोग जानते हैं जिनको खुद उसका इल्म रहता है। आज खुद खालिक के राजों को कोई हल नहीं कर सकता। रोलका ने जवाब दिया, तुम्हारी बात बहुत वजन रखती है। हकीम साहिब ने जवाब दिया, गोगी की पूरी कोशिश थी कि कुएं के अंदर किसी तरह चला जाए। रोलका जानता था कि अंदर जाकर क्या करेगा। उसको पता नहीं कि अंदर कितनी खतरनाक चीज दुनिया के लिए है। वो इल्म की कमी की वजह से बेसब्री करेगा और फिर दुनिया तबाही के धाने पर पहुंच जाएगी। रात का आखिरी पहर था। रोलका रूपोशी की हालत में कुएं की मंडेर पर मौजूद था। उसके सामने गोगी मौजूद था, मगर गोगी नहीं जानता था कि रोलका उसके कितने करीब है। गोगी अभी कुएं के करीब बड़ा ही था कि जागते उल्लू का पर उसके चेहरे पर लगा और वह दूर जा गिरा। उसने हाथ उठाकर अपनी मदद को कुछ करना चाहा कि रोलका की आवाज उसके कानों में आई, बस इससे आगे कुछ न करना वरना बेमौत मारा जाएगा। मगर गोगी ताकत के नशे में चूर था। वो आसमान की तरफ परवाज कर गया। रोलका जमीन पर रहा और जागता उल्लू गोगी के सर पर ही रहा। जागते उल्लू की गिरफ्त में उसकी गर्दन आ गई। गर्दन गिरफ्त में आते ही उसके औसान खता हो गए। उल्लू ने चंद लम्हे में उसको रोलका के सामने डाल दिया। गोगी कुछ देर खामोशी से पड़ा रहा और फिर खड़ा हो गया तो रोलका ने कहा, मेरे कारिंदे को पकड़कर सिर्फ लाने का हुक्म था, इसलिए तू जिंदा है। तू बड़ा नादान है और बेसब्र है। 30-40 साल की मेहनत और इल्म इसके मुकाबले पर कितना होगा तो खुद अंदाजा कर लेगा। तूने किसी से उस लाश के बारे में सुन लिया और दौड़ पड़ा इस तरफ। अरे नादान, तू नहीं जानता वो कौन सा इल्म है और वो कौन सी दुनिया है। तू जमीन के अंदर जाने को बेचैन है। तुझे जमीन के ऊपर के इल्म का पता नहीं है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, और चला है जमीन के अंदर। तूने अभी तक कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सीखा, सिर्फ काले पीले जादू, सिफली और गंदे अलूम से तू बड़े काम करने चला है। रोलका ने जेब से एक पत्थर निकाला और सामने डाल दिया। देख ये क्या है। ये पत्थर उस जमीन का है जहाँ पर वो लाश रखी है। फिर एक फूल उसके सामने डाल दिया और कहा, ये वो फूल है जिसका रस उस लाश को जिंदा कर रहा है। तुझे पता नहीं
कि इस फूल की क्या खूबी है और इस पत्थर की क्या है। ये दोनों मैं तुझको देता हूँ, मगर इनको बर्बाद ना करना और फूल को इस्तेमाल ना करना। इसकी जिस कदर खूबियाँ हैं उससे ज़्यादा तबाहकारियाँ भी हैं। मैंने तुझे इसलिए दिया कि तू इनके बारे में पता कर ले। ये दुनिया के ऊपर की चीज़ नहीं है, ये दुनिया में तुझे नहीं मिलेगी। जब गौर कर ले तो मेरी चीज़ मुझे वापस कर देना। अब तू जा और इस कुएं में जाने का ख्याल हरगिज हरगिज अपने दिल में मत ला, वरना जो तेरे पास है सब लुट जाएगा। गोगी ने फूल और पत्थर उठाया और गायब हो गया। रोलका जानता था कि गोगी की समझ में इतनी जल्दी उसकी बात नहीं आई होगी, इसलिए उसने पहरा मजीद सख्त कर दिया। पूरे मैदान में उसकी हवाई फौज उतर गई और कुएं की तरफ जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दिन और रात में कोई उधर नहीं जाता था। मरीजों के लिए दूसरी जगह का बंदोबस्त कर दिया गया था। हकीम वकार रोलका के इंतजामात देख रहे थे, मगर जानते थे कि रोलका जो करेगा ठीक होगा। गोगी उस पत्थर को लेकर पत्थरों के माहिरीन के पास फिरता रहा। पूरे हिंदुस्तान में उसने दूर दूर का सफर कर लिया, मगर कोई ना बता सका कि ये कौन सा पत्थर है। पत्थर ना गोल था ना चौकोर, उसकी बनावट अजीब थी। एक तरफ से ये चौकोर था और दूसरी तरफ से ये 3 कोने का था। उसके ऊपर की सतह सफेद थी, मगर अंदर लाइन दूधिया नजर आती थी। वही सफेद लाइन रोशनी में सिर्फ लाइन थी, मगर अंधेरे में रोशन हो जाती थी और उसमें से दूधिया रोशनी निकलने लगती थी। उसको तोड़ने या उस पर किसी किस्म की जोर आजमाई उसने नहीं की थी कि रोलका ने उसकी तबाहकारियों का जिक्र कर दिया था। पहले तो गोगी को रोलका की बातों का यकीन नहीं था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको यकीन हो रहा था। जब उसने पत्थर को देखा वो हैरान हुआ। ऐसा नायाब पत्थर किसी ने नहीं देखा था अभी तक। उसकी सिर्फ एक खूबी उन सबको नजर आई और वो थी उसके अंदर की रोशनी। गोगी के पास फूल भी था और हैरत अंगेज तौर पर वो तरोताज़ा था। उसमें मुरझाहट के आसार दूर दूर तक नहीं थे। उसके बारे में भी गोगी कुछ पता न कर सका। उसका इल्म खामोश था, उसकी अकल जवाब दे रही थी और उसके दोस्त अहबाब जंगल और पहाड़ों के साथी किसी ने जिंदगी में ऐसा अनोखा फूल नहीं देखा था जो हमेशा ताज़ा रहता हो और जिंदगी और तवानाई से भरपूर। मगर उसकी तबाहकारियां भी साथ थीं। गोगी ने चाहते हुए भी उसको नहीं छेड़ा। अब उसकी समझ में ये बात आ रही थी कि मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत इस दुनिया के कारखाने में कितनी है। मगर शैतान उसके साथ था, वो कब उसके दिमाग में मुस्बत ख्याल आने देता। गोगी शैतान का बड़ा हथियार था, वो उस हथियार को कुंद नहीं होने दे सकता था। वो गोगी को फिर पहाड़ पर ले गया और गोगी को नए साजो सामान से लैस करने लगा और यकीन दिलाने लगा कि तू ही इस जमीन का सबसे बड़ा शक्तिमान है। तेरे सामने सब बौने हैं, तेरे इशारे पर तूफान आ सकता है, तेरे इशारे पर आसमान आग बरसा सकता है। गोगी पूरे साल पहाड़ पर रहा, मगर उसकी विद्या और शैतान ने भी उसको पत्थर के बारे में नहीं बताया। पत्थर के बारे में वो सिर्फ ये पता कर सका कि ये ज़मीन की गहराई का है और फूल के बारे में कुछ पता न चला। फूल आज भी तरोताज़ा था। रोलका जानता था कि गोगी इतनी आसानी से सीधे रास्ते पर नहीं आएगा। उसने अपनी छावनी वहीं रखी थी। मतलब का कारोबार हस्बे मामूल चल रहा था। उस नायाब फूल की करामात वो देख चुका था। उसने हकीम वकार को उसके बारे में बता दिया था। हकीम वकार ने बड़ी हिफाजत से उन फूलों को रखा हुआ था और पत्थर भी हकीम वकार के पास थे। एक मर्तबा गोगी फिर आ गया। वो कुएं की मंडीर पर खड़ा था और गोगी उसके सामने खड़ा था। गोगी के बदन पर सिर्फ एक लंगोटी और सदरी थी। उसके दोनों तरफ नए पहरेदार थे। उसकी चोटी सीधी खड़ी थी और उसके बालों का रंग सफ़ेद था। गोगी के चेहरे पर उम्र की लकीरें और घनी हो गई थीं, मगर आंखों की चमक में इजाफा हो गया था। उसके खड़े होने का अंदाज जारहाना लगता था, मगर कौवे की तरह जो हर वक्त चौकन्ना रहता है और भागने के लिए हर वक्त तैयार होता है। गोगी ने कुएं की तरफ बड़े गैर महसूस अंदाज में कदम बढ़ाया। रोलका की गूंजती आवाज़ उसके कान में आई, बस आगे तेरी हद ख़त्म है। तू फिर आ गया। तेरी समझ में मेरी बात नहीं आई शायद। तू बड़ा नादान है। तू उस चीज़ की जिद कर रहा है जिसका वजन तू नहीं उठा सकता। मैं कुएं में ज़रूर जाऊंगा, ये मेरी आन का सवाल है। गोगी बोला, तेरी आन या तेरे गुरु की आन तुझे आगे बढ़कर मरवा देगी और फिर किसी और नादान को तेरी जगह ले आएगी। बुरे वक्त में वो तेरे करीब नहीं आएगा। तू किसके भरोसे पर ये सब कर रहा है? तेरी आन क्या है? तू एक बेवजन पत्थर है। रोलका बोला, मेरे पास मेरी शक्ति है, मैंने अपनी तपस्या का फल पा लिया है। गोगी बोला, तो फिर बता फूल कहाँ है और पत्थर कहाँ है? बता उसकी हकीकत क्या है? रोलका बोला। गोगी चालाकी से बोला, मैं जानता हूँ कि तुझे खुद पता नहीं कि वो क्या है। तूने मुझे सिर्फ इसी कारण उनको दिया था कि मैं अपनी विद्या से पता करूं, तुझे बताऊं। तू सुन रख, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा कि वो क्या है। तुझ में और मुझ में यही फर्क है। मैंने तुझको एक कीमती चीज दी, भरोसा किया,
मगर बेवकूफ, जब देने वाला इस तरह किसी पर भरोसा करता है तो वो लेने की कुव्वत भी रखता है। तुझे कुछ पता नहीं चला तो तूने नई कहानी बना ली। मेरी चीज वापस कर दे। रोलका बोला, वापस तो कर दूंगा, मगर तुझे बताना होगा कि आखिर ये क्या है। गोगी बोला, सौदेबाजी करेगा? मैंने सौदेबाजी की थी। रोलका बोला, मगर अब तो वो मेरे कब्जे में है, मैं सौदेबाजी की पोजीशन में हूँ। गोगी बोला, तू पूरी जुबान अपने गुरु की इस्तेमाल कर रहा है, तुझे यही कहना चाहिए था। रोलका बोला, ये तो अपना अपना दाव है। गोगी बोला, तेरी नीयत शैतानी है, शैतान उम्र भर ये खेल खेलता रहेगा। रोलका बोला, ये तेरा ख्याल है, मेरे पास देवी देवताओं की शक्ति है, मैं भी किसी भरोसे पर यहाँ आया हूँ। खंडाला की शक्ति के बारे में तू नहीं जानता। मैं जमीन पर पैर मारूं तो जमीन अंदर को धंस जाएगी, आसमान पर इशारा कर दूं तो उड़ते हुए सारे पंछी जमीन पर गिर पड़े। गोगी बोला, तेरे गुरु ने पूरी हवा भरकर तुझे यहाँ भेजा है। रोलका बोला, तुझे अभी मैं बताऊंगा कि हवा भरी है कि शक्ति भरी है। गोगी बोला, जरा अपनी हालत पर रहम कर ले, तुझे तो ये तक नहीं पता कि तेरी जेब कट गई है। रोलका बोला, क्या ऑल फॉल बके जा रहा है? वो गुस्से से बोला, अपनी जेब में हाथ डाल, फिर पता चलेगा। रोलका ने मुस्कुराकर कहा। गोगी ने जेब में हाथ डाला, मगर पत्थर और फूल दोनों उसमें नहीं थे। वो चौंक कर उछल पड़ा। रोलका हंसकर बोला, ज्यादा बंदर की तरह मत उछल, मेरी चीज थी, मेरे पास आ गई, तूने मेरे साथ धोखा किया है। वो बोला, तेरी नीयत खराब थी, अमानत वापस नहीं करना चाहता था। तू अंधा और बहरा है, तुझे खुद अपने बारे में पता नहीं है। अरे तेरी लंगोटी भी कोई ले जाएगा और तू भरे बाजार में नंगा हो जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा। पहले अपने तन की फिक्र कर, वरना तेरी हालत बंदरों जैसी होगी। रोलका ने जवाब दिया, मैं फिर आऊंगा। और वो एक कदम पीछे हटा तो रोलका ने आवाज दी, रुक जा, तेरे जाने के दरवाजे बंद हैं, ऊपर भी देख ले और चारों तरफ भी देख। गोगी रुक गया और बोला, मैंने आने को कहा है, मैं किसी भी काम से तेरे पास आ सकता हूँ, और अब भी मैं किसी लड़ाई के लिए नहीं आया था, तेरी अमानत लौटाने ही आया था, मगर तूने गलत समझ लिया। गोगी ने पलटा खाया। रोलका हंस पड़ा और बोला, तू ये ना समझ कि मैंने तेरी बात तस्लीम कर ली है, मगर मैं मौका जरूर देता हूँ, तुझे भी दूंगा। तू जा सकता है, मगर ये ख्याल रखना कि आइंदा अगर बुरी नीयत से आया तो तेरा नुकसान होगा। जा, चला जा और कोई नई चाल सोच। गोगी गायब हो गया और रोलका मतब में आ गया। गोगी बहुत बड़ा शैतान का चेला था, उसके दिमाग में शैतान ने बहुत कुछ भर दिया था। उसके दाएं बाएं बड़े बड़े ताकतवर बीर खड़े कर दिए थे। वो बेचैन था जमीन के अंदर जाने को, मगर कुएं के रास्ते पर कुछ इस तरह का पहरा था कि उसके नज़दीक कोई नहीं जाता था। बड़े से बड़ा बीर दूर भागता था। गोगी बड़ी तैयारी से आता था और हर बार अंदर जाने की हसरत लिए वापस चला जाता था। ये रोज रोज की आंख मचोली और पहरेदारी से रोलका के बहुत से काम रुक गए थे। आखिर रोलका ने उस दरवाजे को बंद करने का फैसला कर लिया। कई ट्रक पत्थरों के मैदान में आ गए, उसके बाद कई ट्रक कोयले के आ गए, फिर चूना आया और वो भी अंदर चला गया। कुआं बहुत गहरा था, मुसलसल मिट्टी और चूना आता रहा और रात को कुएं के अंदर जाता रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर हवेली में ये सब कहाँ जा रहा है। कुआं भरता गया, पानी छोड़ा गया और फिर मिट्टी भरी जाने लगी और फिर कुआं पूरा हो गया। इस दौरान गोगी नहीं आया। कुएं की मुंडेर ऐसी ही थी और वो दूर से कुआं ही नजर आता था। गोगी कुछ दिनों के बाद आ गया। पहरा सख्त ना था, मगर रोलका उसके करीब ही मौजूद था। उसके सारे कारिंदे मैदान को घेरे हुए थे। गोगी ने देखा मुंडेर पर कोई नहीं था और पहरा भी नजर नहीं आता था। वो तेज रफ्तारी से कुएं की तरफ गया और झांक कर देखने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि पानी मुंडेर के ऊपर तक मौजूद है। उसने हाथ डालकर पानी की मौजूदगी का यकीन करना चाहा और हाथ पानी में डाल दिया। पानी मौजूद था और उसमें आसमान पर चमकता चांद भी नजर आ रहा था। वो गुस्से से बोला, फिर धोखा। रोलका की आवाज आई, तू बड़ा बेवकूफ है, इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती कि तू किसी पर फौज लेकर हमला करने आता है तो क्या उसको ये हक नहीं कि अपनी हिफाजत करे। तू कुएं के अंदर जाना चाहता था तो जा, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा। आज तूने भी बड़ी मेहनत की है, तेरे गुरु ने भी तुझे खूब नवाजा है। रोलका बोला, आखिर तू थक गया ना? वो गुरूर से बोला, मैं थका नहीं, तुझ पर रहम आ गया है। रोलका बोला, रहम? अरे तू क्या रहम करेगा? जो रहम करते हैं वो खुद काबिल रहम होते हैं। मैं शक्ति रखता हूँ, मेरे पास मेरी शक्ति है। मैं आज जरूर जमीन के राज को पाऊंगा और उस लाश को पाकर जमीन का राजा बनूंगा। यही मेरा सपना है, यही गुरु की तमन्ना है। गोगी मुंडेर पर चढ़कर खड़ा हो गया और हर तरफ इशारे करने लगा। वो अपने वीरों को होशियार कर रहा था, उनको बेदार कर रहा था।
रोलका उसका तमाशा देख रहा था। कुछ देर गोगी ये तमाशा करता रहा और फिर मुंडेर से कुएं के अंदर कूद गया। गोगी को पानी में कूदने के बाद एक सांस तक न आई और उसका जिस्म मोम की तरह पिघलकर पानी को गदला कर गया। उसके सारे वीर मुंतजिर रहे, मगर खेल खत्म हो चुका था।